गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा। चलिए, गुड मॉर्निंग अभिजीत, स्नेहा, those who are present, Gulsad, and those who are not present, they are also good morning, and ask motivate them to present in the class regularly. Okay, today we are going to talk on this lesson, and it is my 12th F class of topic is what environment and sustainable development. Okay, 17th. Okay, functions of environment. आज हम functions of environment, आज हम इससे पहले हमने रीडिंग कर लिया इस लेसन का और साथ में डिस्कशन भी किया था, लेकिन आज थोड़ा सा मैं सोचा कि फ्लो चार्ट बना दूं बच्चों के लिए। तो ये है हमारा फंक्शंस ऑफ इन्वायरमेंट क्या है। अगर आपको मेरी राइटिंग बहुत बुरी नहीं लग रही हो, क्योंकि ये राइटिंग पैड पर लिख रहे हैं, तो ये सप्लायर ऑफ रिसोर्सेज। तो एनवायरनमेंट का पहला फंक्शन क्या है, हमको जितने भी रिसोर्स हैं, जिसको आपने मैप में भी आप नीचे देखोगे कि हमको वी आर गेटिंग द वेरियस काइंड्स ऑफ रिसोर्सेज फ्रॉम द नेचर। तो पहला जो इन्वायरमेंट जो है, इन्वायरमेंट को हम बेसिकली क्या कहते हैं, आवर सराउंडिंग सिस्टम। आवर सराउंडिंग सिस्टम, जो भी हम अपने आसपास देखते हैं ना चारों तरफ, अगर अपने आप को सेंटर में रखो तो आपके चारों तरफ जो भी दिखाई देता है दैट इज अ पार्ट ऑफ एनवायरनमेंट। इसलिए अगर आप अपने घर में है तो वहाँ का एनवायरनमेंट अलग है, घर का सी कोस्ट पर है तो वहाँ का एनवायरनमेंट अलग है, क्योंकि बेसिकली ये क्या सराउंडिंग सिस्टम है। चाहे वो आप कह लो कि नेचुरल सराउंडिंग्स हो और मैन मेड सराउंडिंग्स हो, ये सब पार्ट है हमारे एनवायरनमेंट के। आई होप इट इज वेरी मच क्लियर। सस्टेन्स लाइफ, इसको समझाने के लिए हमने कहा एक वर्ड, मैंने क्लास 6 के बच्चों के लिए एक फॉर्मूला निकाला था, लाव, ताकि उनको समझ में आए। तो ये लाव हमने लिखा हुआ है यहाँ पर, तो LAVH, लाव। एल का मतलब लिथोस्फीयर, ए का मतलब एटमॉस्फेयर, बी का मतलब बायोस्फीयर, एच का मतलब हाइड्रोस्फीयर। तो ये सारी चीजें जो मिलकर ना हमको हमको हमारी लाइफ को सस्टेन करती हैं। इनके बिना हमारा लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर सकता है, विदाउट देयर सपोर्ट। ठीक है। और बायोस्फीयर आप जानते हो, आपके टीचर ने पढ़ाया होगा ज्योग्राफी में कि बायोस्फीयर इज व्हाट, अ नैरो जोन। ये जो जोन है ना, ये जो जोन जिसको मैं कलर कर रहा हूँ, दिस इज अ बायोस्फीयर व्हिच सपोर्ट्स आवर लाइफ। लेकिन ये बायोस्फीयर कैसे बना, बिना लिथोस्फीयर के, बिना हाइड्रोस्फीयर के और बिना एटमॉस्फेयर के नहीं बन सकता है। तो दैट टोटलिटी, दे ऑल टुगेदर सपोर्ट द लाइफ, दैट इज सस्टेन लाइफ। एम आई क्लियर? एम आई क्लियर? ठीक है, बोलो भाई, बोलिए भाई। यस एब्जॉर्ब्स, सर। हाँ बोल दो बेटा। एब्जॉर्ब्स वेस्ट, देखो जब हम ह्यूमन लाइफ है, यहाँ पर ह्यूमन एनिमल्स लाइफ हैं, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, हमारे हमको कंजम्पशन करना होता है। क्या करना होता है, कंजम्पशन। और कंजम्पशन के लिए क्या करना होता है, प्रोडक्शन करना होगा। तो मतलब प्रोडक्शन होगा तो प्रोडक्शन से कंजम्पशन होगा, और जब कंजम्पशन होगा तो क्या, वेस्ट का जनरेशन होगा। ठीक है, ये जो वेस्ट होता है ना, इस वेस्ट को हमारा इन्वायरमेंट क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। दैट एब्जॉर्ब्स दिस वेस्ट। एम राइट? आर गेट यू पॉइंट? फॉर एग्जांपल, वी रिलीज द कार्बन डाइऑक्साइड, वी रिलीज द कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं। उस कार्बन डाइऑक्साइड को ये प्लांट क्या करते हैं, ले लेते हैं, और फिर क्या रिलीज करते हैं, ये ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। गेट यू पॉइंट? इस तरीके से इन्वायरमेंट में मेंटेन होता है, ये इकोसिस्टम हमारा मेंटेन होता है। एम आई क्लियर? एम आई क्लियर? समझ में आ रही मेरी बात बेटा? यस। चलिए, नेक्स्ट हमारा एस्थेटिक सर्विस। ये देखो नेक्स्ट पॉइंट हमारा एस्थेटिक सर्विस। एस्थेटिक सर्विस कैसे डेवलप करता है, हम जानते हैं कि इस अर्थ पर देयर वेरियस काइंड्स ऑफ थिंग्स आर देयर। जैसे अभी हमने नीचे का डायग्राम बनाया, हाँ, इंडिया, इंडिया का डायग्राम, इस डायग्राम को विदाउट डिस्टर्ब किए हुए एक जल्दी से हम रफ डायग्राम बना दे रहे हैं। ठीक है, मान लो ये हमारा प्यारा सा इंडिया है। ठीक है, ठीक है, ये रफ डायग्राम बनाते तो आप बहुत सारे हिल स्टेशन आपको दिखाई देंगे माउंटेन एरियाज में। ठीक है, इस तरह साउथ में भी दिखाई देते हैं, और यहाँ पर केरला में भी दिखाई देते हैं, ऊटी में भी दिखाई देता है। इसी तरह आप चले जाओ यहाँ गुजरात, वहां भी दिखाई देगा। आसाम चले जाओ तो वहां भी आपको काजीरंगा और वगैरह मानस वगैरह से दिखाई देंगे, सिमलीपाल इस सब सारे पूरे इंडिया में अगर जाओ, हर जगह जाओ, तो एवरी स्टेट ऑफ इंडिया, every state of India is rich in various kind of rich in various kind of flora and fauna. ठीक है, flora and fauna, they all together
डेवलप्स द व्हाट एस्थेटिक सेंस, एस्थेटिक ब्यूटी, एस्थेटिक सर्विसेज को प्रोवाइड करने वाले बन जाते हैं। एम राइट? बोलो बेटा, ठीक है? मेरी बात समझ में आ रही बेटा? बोलिए भाई, बोलोगे नहीं तो मजा कैसे आएगा मुझे? चलिए, स्टेट ऑफ एनवायरनमेंट इन इंडिया, अब इसमें क्या लिखना है? स्टेट ऑफ एनवायरनमेंट, भारत में एनवायरनमेंट की स्थिति क्या है? जब हमारे अपने आसपास हम देखते हैं ना, सराउंडिंग्स में, ठीक है, हम जहां कहीं भी रहते हैं अपने आसपास सराउंडिंग्स को हम देखें और वहां पर एनवायरनमेंट की कंडीशन क्या है इसके बारे में, तो पहली बात, इसके दो पक्ष हो जाते हैं, एक तो अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, दूसरा उसका डिग्रेडेशन। ये दोनों मिलकर हम एनवायरनमेंट इन इंडिया को सप्लीमेंट करते हैं। आर्गेन पॉइंट, तो ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ फिजिकल फीचर्स, मतलब कंपोजिशन ऑफ फिजिकल फीचर्स कह लो इसको, एंड इस एक्सप्लॉइटेशन बोथ नीड्स टू बी फोकस्ड अंडर दिस, मतलब इनके अंदर हम दोनों बातों को रखेंगे। स्टेट ऑफ एनवायरनमेंट क्या है, मतलब लेवल एंड पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री इज इज मेनली लिमिटेड टू द अवेलेबिलिटी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड एनवायरनमेंट। ओके, तो नेचुरल रिसोर्सेज और एनवायरनमेंट की जो अवेलेबिलिटी है उसके ऊपर किसी भी देश का विकास डिपेंड करता है। और हम जानते हैं कि अपने किसी भी देश का एक लैंड फॉर्म, एक वर्ड यूज किया था, लैंड फॉर्म, किसी भी देश के स्थिति को समझने के लिए इस क्लाइमेट को प्रभावित करने वाले फैक्टर्स हैं। तो हमारे देश में जो जो क्लाइमेट है ये इतना सूदिंग क्लाइमेट बन जाता है, और ज्योग्राफी के आप स्टूडेंट है, यू बेटर अंडरस्टैंड कि अगर हम ध्यान से देखें भारत को तो इतना सुंदर, यहाँ पर अगर देखो तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करता है, इसके नीचे ये क्या होता है, ट्रॉपिकल टाइप ऑफ क्लाइमेट बन जाता है बेटा, ट्रॉपिकल क्लाइमेट, ठीक है। और ट्रॉपिकल क्लाइमेट की जितने भी ब्यूटीज हैं, मतलब जितने भी एडवांटेज हैं, वो सारे इसको मिल जाते हैं। प्लस अगर आप देख लो, अगर ऊपर के हिस्से को देखो आप थोड़ा, ठीक है, अगर ऊपर के हिस्से को देखो, मान लो हम इसके ऊपर के हिस्से को देखते हैं हम, पॉइंट, तो ये देखो, ये हिमालयाज है, जैसे हिमालयाज, ओके, और यहाँ से जो इट स्टॉप्स द कोल्ड विंड्स, ठीक है, तो यहाँ पर एकदम, लेकिन यहाँ पर ये सारा जो हिस्सा दिखाई देता है ना, दिस ऑल एरियाज दे आर कोल्ड एरियाज, ये सारा हम लोग कोल्ड एरियाज, जो नॉर्दर्न, बिल्कुल नॉर्दर्न देखा जाए तो कोल्ड एरियाज है, ठीक है। तो ये यहाँ पर हमको यूरोपियन टाइप ऑफ क्लाइमेट दिखाई देता है, यूरोपियन टाइप ऑफ क्लाइमेट दिखाई देता है, मतलब कोल्ड रीजन। तो वहां पर जो होने वाली फसलें हैं, क्रॉप्स हैं, फ्लोरा और फौना है, वो हमको मिल जाते हैं। आर्गेनो पॉइंट, आर्गेनो पॉइंट, इन टोटलिटी हम कह सकते हैं। फिर देखो यहाँ डेजर्ट भी मिल जाता है, बताओ, अगर अफ्रीका कह लो उसको, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका कर लो, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ का, तो डेजर्ट्स में मिलने वाली जो प्लांट, वेजिटेशन, एनिमल्स, वो फ्लोरा और फौना का हमको एडवांटेज नजर आता है। अगेन अगर आप देखो कोस्टल एरियाज हैं, तो एक वाइड कोस्टल एरियाज, यहाँ पर वेस्ट बंगाल से लेकर, वेस्ट बंगाल स्टार्टिंग फ्रॉम वेस्ट बंगाल टू इधर कच्छ, मतलब गुजरात का हिस्सा, ठीक है, और यहाँ पर साउथ तो है ही है, साउथ इंडिया। तो ये पूरा का पूरा जो है ना, ये कोस्टल जो एरिया है, दिस होल कोस्टल एरिया हमको ये जो फिशिंग और बाकी जो नेचुरल ब्यूटीज है उसको डेवलप करने में मदद करते हैं। तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा एडवांटेज है इंडिया का लोकेशन, एम राइट? आर्गेटिव पॉइंट। बट अगर इसको देखो तो ये हमने लिखा हुआ है यहाँ पर प्लेंटी ऑफ रिसोर्सेज, देखो हमने यहाँ मार्क किया हुआ है प्लेंटी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज है भारत में। ये इंडिया के जोग्राफिकल कंडीशन से आपको समझ में आ जाता है। मिनरल रिसोर्सेज हमारे पास आयरन, कॉपर, अगर आप देखो पूरा भारत का, अब ठीक है, अगर भारत के मैप को अगर ध्यान से देखो, ध्यान से पूरा रफ बना रहे हैं, तो ये पूरा का पूरा देखो, यहाँ पर वेस्ट बंगाल रानीगंज एरिया से लेके, स्टार्ट फ्रॉम रानीगंज, उड़ीसा, झारखंड, उड़ीसा, ठीक है, ये पूरा का पूरा बेल्ट ऐसे आता है, फिर ऐसे आता है, ये पूरा बेल्ट ऐसे आता है। तो ये पूरा का पूरा बेल्ट जो है कोल, आयरन, ठीक है, ठीक है, और इसको कह सकते हो कैल्शियम कार्बोनेट कह लो, ठीक है, अंग्रेजी का मुझे याद आ रहा है, तो कैल्शियम कार्बोनेट कह लो, ये सारी चीजें। और फिर राजस्थान वगैरह में कॉपर देख लो, कॉपर देख लो, ये सब सारी चीजें आपको मिलती है। फिर से नेचुरल गैस कह लो, ये गोदावरी का जो बेसिन है इधर दिखाई देता है। तो कहने का मतलब है कि हमारे पास अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, मिनरल रिसोर्सेज काफी मात्रा में है, 7th लार्जेस्ट कंट्री है वर्ल्ड का, ठीक है,
और रिच इन नेचुरल रिसोर्सेज, तो हमने पहले कर दिया। फ्लोरा और फौना, ये सभी पॉइंट्स हमारे पहले हमने एक्सप्लेन कर दिया। तो ये भारत की स्थिति, इसको हमने यहाँ मैप के माध्यम से दिखाया है। तो फिजिकल फीचर्स को आप ध्यान रखोगे, सो यू कैन राइट अबाउट द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, अब जहां तक डिग्रेडेशन का सवाल है, सो डिग्रेडेशन इज व्हाट? डिग्रेडेशन इज रिजल्ट ऑफ ह्यूमन, 1 मिनट, होल्ड ऑन। ठीक है, डिग्रेडेशन की हम बात कर रहे हैं ना, तो इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, इसके कारण क्या है? तो ओवर यूज ऑफ रिसोर्सेज। यहां पर हम एक बात स्टेटमेंट देना चाहेंगे, नेचर हैज प्रोवाइडेड everything for our need, but not for our greed। ठीक है, इसका ध्यान रखेंगे। नेचर ने हमें सब कुछ दिया है, तो यहाँ पर वो एस्पेक्ट को आपको ध्यान रखना होगा। तो क्या है? ओवर यूज ऑफ रिसोर्सेज। जब रिसोर्स का ओवर यूज होगा ना, तो क्या होगा? जब आप कंजम्पशन ज्यादा करोगे, और वो कंजम्पशन क्या, नीड बेस्ड कंजम्पशन नहीं है, ठीक है, लग्जरी बेस्ड कंजम्पशन। जब ओवर कंजम्पशन लीड्स टू क्रिएशन ऑफ मोर वेस्ट। पॉइंट, मोर वेस्ट, ज्यादा वेस्ट क्रिएट होंगे। तो इन्वायरमेंट की एक अपनी कैपेसिटी है, एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी। उस कैपेसिटी से वो जब ज्यादा वेस्ट क्रिएट होगा, तो वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। पॉइंट, और उसका रिजल्ट क्या होगा? इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, एम राइट? मेरी बात समझ में आ रही बेटा? बोले भाई, बोलो भाई, समझ में आ रहा है मेरी बात समझ में आ रही है? बोलो, बोली भाई, बच्चे लोग, समझ में आ रहा बेटा कि नहीं आ रहा है? हेलो अभिजीत, यस सर। समझ में आ रहा है बेटा? यस सर। तो इतना लेट क्यों रिस्पॉन्स आता है बेटा? इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, ठीक है, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन इन इंडिया, इसको थोड़ा सा फोकस करो, क्योंकि यही चीज सबसे अधिक, तो हम पराली से लेकर सारी बातों को यहाँ चर्चा करेंगे। पहला पॉइंट क्या है? एयर पॉल्यूशन। ठीक है, अब एयर पॉल्यूशन, ये सबसे बड़ा इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन जिसकी हम बार बार करते हैं। ठीक है, और एयर पॉल्यूशन के कारण क्या क्या है, तो आप इसके देखो, इसमें क्या चीज है? कॉजेज, ठीक है, इसके कॉजेज क्या क्या हो सकते हैं? एयर पॉल्यूशन के कारण क्या क्या है? तो इंडस्ट्री हो सकता है, ठीक है, पॉपुलेशन बहुत बड़ा कारण हो सकता है। पॉपुलेशन की वजह से ही हमको क्या है, पॉपुलेशन को क्या प्रोवाइड करना है? बेसिक नीड्स, जिसको कर लो, रोटी कपड़ा और मकान, बेसिक नीड्स कह लो, जिसमें हम सारे बेसिक नीड्स, उन सारे बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए हम क्या चाहिए? ये यहाँ भी आ जाएगा, यहाँ भी आ जाएगा, मतलब इंडस्ट्री चाहिए। ठीक है, आर्गुमेंट, इंडस्ट्री से वेस्ट क्रिएट होगा, तो मतलब इस तरीके से हम इसको निकाल सकते हैं कि क्या कारण है। ठीक है, तो पॉपुलेशन एक बहुत बड़ा फैक्टर हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा अनएथिकल यूज ऑफ रिसोर्सेज, मतलब ओवर यूज कर लो, ओवर यूज ऑफ रिसोर्सेज, ये भी हमको कारण बन जाता है। आर्गेटिंग पॉइंट, ठीक है। अभी जैसे पंजाब वगैरह में क्या है, पंजाब में देखो, पंजाब का एग्जांपल अगर ले लें हम, तो वहाँ क्या जलाया जाता है? पराली जलाया जाता है, पराली। और मैंने आपको बताया था ना पराली क्या होता है। ठीक है, हम लोग के यहाँ जब हार्वेस्टिंग होता है ना, ये मान लो क्रॉप है, तो हम लोग के हार्वेस्टिंग होता है, तो यहाँ से ये रूट है, मान लो ये रूट है, ये तो पॉइंट, तो यहाँ से कट करते हैं, तो पॉइंट। लेकिन पंजाब में क्या, मैकेनाइज्ड एग्रीकल्चर, तो यहाँ से कट करते हैं। ठीक है, जब यहाँ से कट करेंगे, तो ये जो पोर्शन है ना, इस पोर्शन को बर्न करते हैं, और बर्न करने की वजह से क्या होता है? लॉट ऑफ स्मोक्स एंड दिस क्रिएटेड, ओके, एंड दिस रिजल्ट द पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन। मेरी बात समझ में आ रही बेटा?
आर गेट पॉइंट? Yes, sir. इसके अलावा गांव में जो पॉवर्टी की वजह से भी ये प्रॉब्लम होता है। पॉवर्टी जो है, पॉवर्टी की वजह से लोग फायर वुड कह लो, ठीक है, ठीक है, उसके ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, या जो एनिमल वेस्ट से जो बनता है फ्यूल उसके ऊपर डिपेंड होते हैं, तो उससे भी जो निकलता है गैस, ये भी एक एयर पोल्यूशन का कारण बनता है। करेक्ट है ना? बोलो भाई। एक वर्ड यूज होता है ना यहाँ पर, CPCB, ये क्या होता है बेटा? CPCB बोलो, बोलो बेटा, बोलिए। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ठीक है। इसने एक काम किया है कि इसने आइडेंटिफाई किया है कि कौन कौन से इंडस्ट्रीज से ज्यादा पॉल्यूशन हो रहा है। तो 17 इंडस्ट्रीज को इसने आइडेंटिफाई किया है, 17 इंडस्ट्रीज को इसने आइडेंटिफाई किया है। पॉइंट ये याद रखने का, 17 इंडस्ट्रीज को। वो लार्ज इंडस्ट्रीज भी हैं, लार्ज इंडस्ट्रीज, और वो इस मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज भी हैं, मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज भी हैं। लार्ज और मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज को इसने आइडेंटिफाई किया है, जिनकी वजह से ये पॉल्यूशन इन्वायरमेंट को ज़्यादा डैमेज हो रहा है, जो कि सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड कह लो, ज़्यादा रिलीज कर रही हैं, ठीक है। आगे पॉइंट। तो इस तरीके से आपको ये इसका आपको कवर अप करना है। तो दूसरा हमारा क्या है, टाइम हो जाएगा तो मुझे बता देना, वाटर पॉल्यूशन, ठीक है। सो ये फैक्ट्री ज़्यादा होंगी, ज़्यादातर फैक्ट्रीज को कहाँ होता है, वो रिवर बैंक्स के किनारे रहना पड़ता है। फिर पॉइंट, ये फैक्ट्रीज हैं, इनसे जो भी वेस्ट निकलता है तो रिवर बैंक में जाता है, तो इससे क्या होता है, इससे नुकसान होता है, एक्वेटिक एनिमल्स हैं, पानी, फिर हमारे जो ड्रिंकिंग वाटर, इरिगेशन, ये सब सारा कुछ डैमेज होता है। करेक्ट ना? बोलो भाई। Yes, sir. आर गेटिंग पॉइंट? ठीक है। इसके अलावा जो हम इरिगेशन जो भी कर रहे हैं ना, ठीक है, इसके बाद हम जो यूज करते हैं पेस्टिसाइड्स भी जब ये भी जब वाटर से जो पर्कुलेट होता है ना, पेस्टिसाइड हमने तो डाला, पेस्टिसाइड का हमने स्प्रे किया, ठीक है, लेकिन वो जब घुलनशील होता है ना, इट इज सॉल्युबल इन वाटर, तो वो पर्कुलेट होके जाता है, फिर वो हमारा जो वाटर टेबल होता है, वाटर टेबल से मिक्स हो जाता है वो, मान लो, ठीक है, तो वो हमारा फिर हम क्या करते हैं, अपना हैंड पंप लगा दिया, हैंड पंप लगाया ऊपर, ठीक है, तो वो जो क्या है, ये वाटर जहाँ आता है तो फिर वो हमको कंटामिनेट करता है। करेक्ट पॉइंट, व्हेन यू आर यूजिंग इट। करेक्ट है? आगे पॉइंट, ठीक है। ये हैंड पंप है, मेरा वाला हैंड पंप है, हैंड पंप इसको, ठीक है, हैंड पंप है ये। आगे पॉइंट। मेरी बात समझ में आ रही बेटा? ठीक है। तो वाटर पॉल्यूशन, तो वाटर बॉर्न डिजीज को हमको इसके लिए ध्यान देना पड़ेगा। तो वाटर की इसके जो मेन जो कारण हमको समझ में आते हैं, डोमेस्टिक सीवेज, ये भी ये फैलता है ना बेटा, इसको हम डोमेस्टिक, एक पॉइंट में लिखना चाहें तो डोमेस्टिक सीवेजेस, ठीक है, इंडस्ट्रियल वेस्ट। आर गेटिंग पॉइंट? समझ में आ रही मेरी बात बेटा? एग्रीकल्चर में देखा जाए तो ये पेस्टिसाइड्स वगैरह, पेस्टिसाइड्स मैंने मार्क किया, एग्रीकल्चर सेक्टर में पेस्टिसाइड्स वगैरह, ठीक है, इसकी वजह से जो क्रिएट होता है, ठीक है। इसके बाद जो हमारा थर्मल पावर स्टेशंस, ठीक है, ये भी जो है डिस्चार्ज करते हैं ना, डिस्चार्ज डिस्चार्ज वाटर, ठीक है ना, ये डिस्चार्ज जो वाटर मतलब प्रोडक्शन के बाद जो वाटर मिक्सअप होता है और वो पॉल्यूटेड होता है, डिस्चार्ज वाटर, ये पॉल्यूटेड वाटर होता है, पॉल्यूटेड वाटर होता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, ये अल्टीमेटली क्या होता है, चाहे वो तालाब हो चाहे रिवर हो, वो कहीं भी जाके मिक्सअप होता है, ठीक है, और ये डैमेज करता है, वाटर पॉल्यूशन को जन्म देता है। आगे पॉइंट बोलिए। अब ये दोनों मिला के जो है ना, दिस एयर प्लस वाटर, बोथ WATR वाटर, ये दोनों मिला के इसको डैमेज करते हैं, लैंड दैट इज सॉइल को डैमेज करते हैं। मानते हैं कि नहीं मानते इसको?
यू एग्री और डिसएग्री? तो हमारे नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा, थर्ड पॉइंट क्या होगा इसमें, डिग्रेडेशन ऑफ लैंड। ठीक है, एग्री? इसकी वजह से प्लांट का कटिंग भी होता है, ठीक है। और इसके कारणों में देखा जाए, इसके कारणों में पहली बात सॉइल इरोजन, ठीक है, पानी का जगह जगह जमा हो जाता है, दलदल क्षेत्र बन जाता है, डिफॉरेस्टेशन, ठीक है। और समय रहते हम कोई मेजर्स नहीं लेते हैं, मीन्स इसको कैसे करें, नॉन एडॉप्शन ऑफ एडिक्वेट टाइम हो गया ना बेटा, बोलो भाई। Yes, sir. Yes, बस sir. लास्ट स्टेटमेंट है बेटा, नोट कर लो, लास्ट स्टेटमेंट है, शायद नोट नहीं कर पाओगे, स्क्रीनशॉट ले लो या चलो वीडियो के रूप में रहेगा। फॉर सॉइल कंजर्वेशन, सॉइल कंजर्वेशन के लिए कोई एक तरीका बता दो। जैसे अभी हमने स्वामी विवेकानंद के बर्थडे पर, यूथ डे पर हमने प्लांटेशन किया है, प्लांटेशन, ठीक है। तो ये कहाँ हो सकता है, स्कूलों में हो सकता है, कॉलेजेस में हो सकता है, हर जगह हो सकता है प्लांटेशन ना, ठीक है। एफॉरेस्टेशन की एक गवर्नमेंट की लेवल पर, गवर्नमेंट लेवल पर, स्कूल लेवल पर, कम्युनिटी लेवल पर, सब हो सकता है ना बेटा। तो ये चीजें हम बचा सकते हैं, करेक्ट है ना, बोलो भाई। और डिफॉरेस्टेशन के परिणाम जानते ही हो, जो हिली एरिया है वहां पर प्लांट कट जाने से क्या हो सकता है, केदारनाथ जैसी त्रासदी हो सकती है। तो पॉइंट, आर यू गेटिंग पॉइंट? Landscape area. हाँ, ये लैंड स्लाइड्स वगैरह हो सकते हैं, करेक्ट ना बेटा? हाँ, ठीक है। तो मैं देखो, अब देखो ये लेसन पहले से आसान ज्यादा लगेगा, क्योंकि आपने क्या किया, इसको तोड़ दिया। तोड़ देना मतलब क्या, इसको आपने अलग अलग डायग्राम्स में कन्वर्ट कर दिया। तो मेरे कहने का मतलब है कि आप जब भी पढ़ो ना, कोई भी इंफॉर्मेशन पढ़ो, उसको डायग्राम में जरूर तोड़ने का प्रयास करो। आपकी लर्निंग हो जाएगी, दिमाग में बैठ जाएगा और आराम से याद होगा। करेक्ट है बेटा? ठीक है। इन सब के गुड इम्पैक्ट, कॉजेस, इम्पैक्ट, ये सब अलग अलग पढ़ लोगे आप, ठीक है, तो आप अच्छा तैयार कर लोगे। पॉइंट, चलो, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। Thank you, sir. थैंक, वेलकम।